हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लेकर के आए हैं आज बीपीएससी टीआरई 2 के लिए 26वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें एक एक करके हम लोग जो है इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान से रिलेटेड अहम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूरा स्थल जो है ये आमरी है, मेहरगढ़ है, कोटडीजी है या फिर कालीबंगा है। इनमें से कौन सा एक स्थल है जहाँ जो है यह पाषाण काल। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा, यानी मेहरगढ़ वह पूरा स्थल है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष की प्राप्ति हुई है। हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत पसंद आएगा, साथ ही साथ आपकी परीक्षा में भी बहुत करामत साबित होगा। तो आप अब तक अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहला कुछ दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति के से संबंधित है। द अल्मीडा है या अल्बुकर्क है या डुप्ले है या फिर रॉबर्ट क्लाइव है। इनमें से कौन जो है यह नीला जल योजना से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा यह ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, यानी द अल्मीडा जो है यह नीला जल योजना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना किस स्थान में से कहाँ लगाया। भारत में फ्रांसीसियों के द्वारा जो अपना पहला कारखाना है यह सूरत में लगाया गया था, या पुलिकट में, या कोचीन में, या फिर कासिम बाजार में। इनमें से कौन जो है सबसे सही उत्तर होगा। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि भारत में जो है ये फ्रांसीसियों के द्वारा अपना पहला कारखाना जो स्थापित किया गया है वह कहाँ स्थापित किया गया है, तो सूरत में, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो युद्ध लड़े हैं भारत में, बक्सर की लड़ाई सबसे सर्वाधिक रहा है, या फिर प्लासी की लड़ाई, या प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, या फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इनमें से कौन सा जो है सबसे निर्णायक का मतलब यह है कि कौन से युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का शासन जो है बेहतर ढंग से यहाँ शुरू हुआ है। तो इसके लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा चौथा नंबर प्रश्न का कि वह बक्सर की लड़ाई थी, जो कि कहाँ हुआ था 1764 ईस्वी में, जहाँ बंगाल का नवाब और अवध का नवाब और मुगल शासक इन तीनों की संयुक्त सेनाएं लड़ी थी, लेकिन तीनों की संयुक्त सेना जो है वो असफल रही और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना विजय प्राप्त हुई। और उसके बाद 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, और संधि के पश्चात जो है यह बंगाल में अंग्रेजों का समझिए तो द्वैत शासन व्यवस्था उसके आगे शुरू हो जाता है, यानी बक्सर की लड़ाई जो है सबसे निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। यानी लॉर्ड वेलेस्ली जो है जो सहायक संधि करने के लिए जाने जाते हैं, तो कौन सी व्यवस्था जो है वो सही रूप से लागू नहीं होता है। वो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना चाहते थे, या भारत का नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना चाहते थे, या कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना चाहते थे, या भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। पांचवा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि कंपनी के लिए एक नियत आय के प्रबंधन, बल्कि ये बाकी जो है वो लागू होता है। सी आंसर लागू नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जो है जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंगल नेपाली युद्ध के किसके शासनकाल में हुआ था। इन नेपाल से जो युद्ध हुआ और उसके बाद जो है सुगौली की संधि हुई, तो यह किसके शासनकाल में हुआ है। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के, या लॉर्ड हेस्टिंग हैं, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली हैं, या वारेन हेस्टिंग है। किनके शासनकाल में यह हुआ है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। उनका शासनकाल जो 1813 से लेकर के लगभग 1823 तक का शासनकाल रहा है।
उसी बीच में 1814 से लेकर के 1816 के बीच तक का जो है यह युद्ध का समय जाना जाता है। 1815 के दिसंबर में शुरू हुआ था ये सुगौली की संधि, और सुगौली के संधि के पश्चात जो है इस पर युद्ध विराम हुआ। 1816 में जो है उसका अनुमोदन हुआ और तब युद्ध विराम हुआ, यानी लॉर्ड हेस्टिंग जो है शासनकाल था जिसमें अंगल नेपाल युद्ध शुरू हुआ था, और 1815 के सुगौली संधि के पश्चात जो है वह युद्ध समाप्ति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है। जो गवर्नर जनरल यहाँ शासन किए हैं उनमें से किनका वास्तविक नाम जो है वो जेम्स एंड्रूज रैमजे है, वो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड नॉर्थ है और लॉर्ड कर्जन है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा 7वां नंबर प्रश्न के लिए, वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट आंसर है कि लॉर्ड डलहौजी हैं, जिनका जो है शासनकाल किसके रूप में जाना जाता है, तो हड़प नीति के लिए जो है इनका शासनकाल जाना जाता है, यानी इनके शासनकाल में जो है हड़प नीति अपनाए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने, चूँकि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो मुग़ल शासक के रूप में बहादुर शाह जफ़र थे, बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था। साहब आलम बहादुर का खिताब जो है वो अजीमुल्लाह को दिए थे, या बिरजित कादिर को दिए हैं, या बख्त खां को दिए हैं, या फिर ये हसन खान को दिए हैं। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर के रूप में जो यह जाना जाएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफ़र ने जो साहब आलम बहादुर का ये दिए हैं खिताब, वो बख्त खान को 8वां का जो है सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। 1857 का जो विद्रोह हुआ तो हर जगह अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग ये के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किनके ये में हो रहा था, आगे बढ़ा, यह बेगम ऑफ अवध है, तात्या टोपे हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं और नाना साहेब हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बेगम ऑफ अवध करेक्ट आंसर होगा, जिसको जो है आप बेगम हजरत महल के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर है 9वां नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। तो भारतीय रियासतों के प्रति जो नीति की घोषणा किया है कांग्रेस के द्वारा, वह कौन से अधिवेशन में किया गया है। वो नागपुर के अधिवेशन में किया गया, या गया के अधिवेशन में, या फिर ये कलकत्ता अधिवेशन में, या लखनऊ अधिवेशन में। सबसे सही उत्तर कौन सा होगा, तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि कांग्रेस ने जो पहली बार भारतीय रियासतों के लिए जो है प्रति अपनी जो नीति घोषणा किया है वो ए है, यानी नागपुर अधिवेशन में जो है सबसे पहले इन्होंने घोषणा किया था, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि 1912 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। ये बिहार का जो है दूसरा है 1922 का, जो कि कब हुआ था, तो यह 1922 में गया में अधिवेशन हुआ है, और यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, 37वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जो है कौन किए हैं, इसकी अध्यक्षता देशबंधु चितरंजन दास के द्वारा किया गया है, यानी 11वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इससे पहले बिहार के जो प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का हुआ है वह 10 साल पहले हुआ था 1912 में, और कहाँ हुआ था, तो 12 से याद रखिएगा, बांकीपुर जो कि पटना में स्थित है। तो बांकीपुर पटना में जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में हुआ, दूसरा अधिवेशन जो है वो 1922 में गया में हुआ, और ये जो है कांग्रेस का संपूर्ण कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, और 1912 वाला जो है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किनके साथ। भगत सिंह ने जो है सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था वह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ फेंका था, या सुखदेव के साथ फेंका था, या बटुकेश्वर दत्त, या फिर राजगुरु के साथ फेंका था। इनमें से किनके साथ मिलकर के जो है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था उससे नुकसान नहीं बल्कि उसके ज़रिए जो है यह सिर्फ बताने की कोशिश थी
कि बहरों को जगाने के लिए जो है वो कोशिश किया गया था। तो इन भगत सिंह जो है जिनके द्वारा मिलकर के इसमें सेंट्रल असेंबली में बम फेंके वो है बटुकेश्वर दत्त, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण जो है 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, और फिर काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है 1924। इनमें से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो काकोरी कांड के लिए जो जाने जाते हैं वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां मुख्य रूप से जाने जाते हैं। और यह कांड जो है 1924 में ना होकर के कब हुआ है? तो यह कांड जो है काकोरी षड्यंत्र कांड जो है यह 1925 में हुआ है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 सही है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 सही है, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 16 और 30 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो कि सही है। दूसरा कथन है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापक में से एक थे। तो यह भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो करेक्ट कूट जो बनेगा वो सी के रूप में आंसर जाना जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? यह कथन किसका है? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। यह कथन जो है भगत सिंह का है, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल का है, या सचिंदर सान्याल का है, या भगवती चरण वोहरा का है? तो इसका जो सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि यह कथन भगत सिंह का है। भगत सिंह जो है सेंट्रल असेंबली पर ये के लिए जाने जाते हैं, और भगत सिंह को जो है 3 लोग, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और उस वक्त भगत सिंह का जो उम्र था लगभग 21 वर्ष से थोड़ा बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल नौजवानी में जो है इन्हें फांसी के फंदों पर लटका दिया गया, और इसके बदौलत जो है इन लोगों की बदौलत हमें आज यह आज़ादी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन खत्म दादा भाई नौरोजी ने विषय में स्तरीय नहीं है? कौन सा खत जो है दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है। दूसरा है कि उन्होंने गुजराती में प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किए। तीसरा है कि उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो 16वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है वो सत्य नहीं है कि अनुदारवादी पार्टी से ये चुनाव नहीं लड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी जो है उन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का पुस्तक लिखे हैं, और प्रोफेसर लंदन में जो है ये कार्य किए हैं। तो बाकी ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित कथनों में गांधी जी के संदर्भ में कौन है? गांधी जी के संदर्भ में कथन जो है कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किए, असहयोग आंदोलन शुरू किए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। तो गांधी जी जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाए, और ये फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसको नमक कानून के जरिए जो है नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए हैं। और जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए भी इनका लगातार प्रयास रहा है। इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका शुरू की है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किए हैं। यानी 17वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि सभी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे स्क्रीन पर, जो कि भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। तो अब हम लोग एक एक करके भूगोल से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, उससे पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अब तक अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और उन्हें पूरब से पश्चिम की ओर जो है हम लोग को व्यवस्थित करना है।
तो कर्क रेखा भारत के जो 8 राज्यों से गुजरती है, जिसे हम लोग याद रख सकते हैं मित्र पर गमछा झार, यानी मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से जो है हम लोग याद रख सकते हैं इससे। तो ये कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरता है? 18वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। बिहार से तो गुजरता नहीं है। तो अब जो है जो इसका सबसे सही कूट है कि सबसे पहले जो है हम लोग को उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरता है। कूट जो मिलाना है वह है कि पूरब से पश्चिम की ओर जो कूट करना है, तो पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद जो है ये झारखंड, फिर उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद जो है फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जो है फिर मध्य प्रदेश और फिर अंत में गुजरात। यानी जो सही कूट बन रहा है ऑप्शन नंबर बी के रूप में, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान की सीमा से लगे अगर हम लोग भारतीय राज्य पर चर्चा करें तो भारतीय राज्य कौन कौन से होंगे? गुजरात है, उसके ऊपर जो है राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है। तो इस प्रकार जो सही कूट कौन सा मिलेगा? हिमाचल प्रदेश तो आएगा नहीं, हरियाणा है नहीं। तो इस प्रकार जो है करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब और सबसे ऊपर में फिर कश्मीर। इस प्रकार से जो हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान के सीमा से लगे जो हमारे राज्य हैं। पाकिस्तान और भारत की सीमा की जो निर्धारण करने का कार्य किया है वो कौन किया है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण करने का कार्य जो है वो सर जॉन रेडक्लिफ ने किया है, इसलिए इसको जो है रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यह हिंदू कुश पर्वतमाला से है, या फिर हिमालय पर्वतमाला से है, या काराकोरम पर्वतमाला से है, या फिर कैलाश पर्वतमाला से। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 20वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि हिंदू कुश पर्वतमाला जो है ये सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यह कैलाश पर्वतमाला मानसरोवर झील के पास से है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील जो है यह मणिपुर राज्य में स्थित है, मिजोरम राज्य में है, या मेघालय, या फिर त्रिपुरा में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में आंसर जाना जाएगा कि उमियम झील जो है यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। सी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र। तो ये सभी जो है सुमेलित है। लोकटक झील मणिपुर में है, सांबर झील राजस्थान में है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील के रूप में जाना जाता है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। हुसैन सागर झील कर्नाटक, ये गलत है क्योंकि हुसैन सागर झील जो है यह कर्नाटक में नहीं बल्कि हैदराबाद शहर में है, जो कि अब तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ है? तेलंगाना। पहले जो है आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। 2014 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना अलग होने के बाद ये अब जो है ये तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तमिलनाडु और केरल की जो संयुक्त नदी घाटी परियोजना है वो पेरियार है, या फिर पारामीकुलम है, या इडुक्की है, या फिर पापनाशम है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि तमिलनाडु और केरल की जो संयुक्त नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी पारम्बिकुलम अलियार। ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में, उसके बाद जो है ये चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, फिर जो है ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। तो इसमें जो सबसे सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो 24वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि इंदिरा गांधी नगर परियोजना जो है राजस्थान एवं पंजाब सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में जो शीतकाल में वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ से, या फिर बंगाल की खाड़ी में की मानसून की शाखा से, या फिर अरब सागर की मानसूनी शाखा से, या फिर लौटते मानसून से। इनमें किस वजह से जो है यह बरखा होती है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए कि पश्चिमी विक्षोभ से जो है उत्तरी मैदानों में शीतकाल में यानी सर्दी के मौसम में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि काली मिट्टी में कौन सा कथन सत्य है। काली मिट्टी के संबंध में जो है काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होता है, करेक्ट है। असत्य कथन हमको ढूंढना है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, यानी काली मिट्टी में पानी की जो मात्रा है वो अधिक समय तक बनी रहती है, सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, ये भी कथन सत्य है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, यही असत्य कथन है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है 26वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर यह भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आगे भी यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। तो आप अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले वह आप तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विच्छेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं है, यह किसके आधार पर किया गया, धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर जो हमारे पास मौलिक अधिकार मौजूद है उसमें किस आधार पर है या फिर ये शोषण के विरुद्ध अधिकार पर है या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या समता का अधिकार। तो इसका 27वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि समता के आधार पर जो है समता का अधिकार जो है उसके आधार पर यह हमें अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान का वह कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या फिर मौलिक अधिकार है या प्रस्तावना है या सभी है। कौन सा अंश जो है वो भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो संकेत देता है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, फंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है, जो कहाँ वर्णित है भाग 4 में और कौन से अनुच्छेद में है तो 36 से 51 के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है तो ये बैठक जो है कब होता है, किस मामले में होता है। यह संविधान संशोधन विधेयक के मामले में होता है या फिर वित्त विधेयक के मामले में या साधारण विधेयक के मामले में या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तो ये जो होते हैं कि यह किसी भी साधारण विधेयक के लिए ये भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक हो सकती है और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय करते हैं। याद रखेंगे कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय करते हैं। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष महोदय अनुपस्थित हैं तो फिर वहाँ पर जो है वो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे वो उसकी बैठक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। यानी भारत के जो राष्ट्रपति है जो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो शपथ ग्रहण करता है वह किसके तहत करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सबसे सही उत्तर जो है ऑप्शन अनुच्छेद 58 है, 60 है, 66 है या 70 है। तो 30वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। यह अनुच्छेद 60 में जिक्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है 6 वर्ष के लिए, उसके सदस्य अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित होके जाते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन है वो कोई डायरेक्ट जनता जो है वोट नहीं करती है। तो वो जो अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित सदस्य पहुंचते हैं वो किस हिसाब से पहुंचते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्य के विधानमंडल के, वो उनके निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं और उन्हें चुन करके राज्यसभा के सदस्यता के रूप में भेजते हैं। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की राज्यसभा की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो राज्यसभा का जो 33 सीटों पर निर्वाचन होता है, 12 सीटों के लिए जो है वो राष्ट्रपति महोदय ये मनोनीत करते हैं।
तो सबसे उसमें से जो सबसे सर्वाधिक सीट है वो उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद जो है जो हम लोग को अवरोही क्रम में सजाना है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद जो है वो तमिलनाडु में है। यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। और बिहार में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वह 16 है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का सर्वोच्च न्यायालय स्वयं से बढ़ा सकता है, या राष्ट्रपति महोदय बढ़ा सकते हैं, या मंत्री परिषद मिलकर के बढ़ा सकता है, या संसद। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को जो बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं हैं। यानी राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो अर्हता है वो क्या है कि वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, करेक्ट है। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, बिल्कुल सही है। वह किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। वह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की, या फिर राज्य के महाधिवक्ता की, या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की, या फिर राज्य के उच्चतम न्यायालय के सदस्य की। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की जो है यह नियुक्ति नहीं करता है। इस प्रकार जो है हम लोग आज अभी 35 प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का सेट है इसे कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम मिलेंगे अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले दिन। धन्यवाद।